नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम सुधीर है। तो चलिए अब यह कहानी सुधीर जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग कहानी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। इस बार मैंने आप लोगों से बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग इस बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सुधीर है। मैं पिछले 18 सालों से ट्रक चला रहा हूं। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे स्टीयरिंग ही मेरा असली साथी है। मैं गुजरात के सूरत का रहने वाला हूं और इतने सालों के सफर में ना जाने कितने शहर, कितने गांव, कितनी रातें और अनगिनत रास्ते देखे हैं। ट्रक चलाना सिर्फ मेरी रोजी रोटी नहीं बल्कि मेरा जुनून है। ये गाड़ी नहीं, मेरी जिंदगी है। स्टीयरिंग मेरे हाथ में आते ही ऐसा लगता है जैसे मैं किसी और दुनिया में चला गया हूं। अब तक के सफर में सब कुछ देखा है, पहाड़, समंदर, रेगिस्तान और वो वीरान सड़कों पर फैली खामोशी जो अक्सर रात को डराने लगती है। लेकिन आज से करीब 9 साल पहले एक ऐसा सफर किया था जिसे मैं चाहकर भी भूल नहीं पाया। वो सफर मेरे जहन में आज भी जिंदा है। कभी कभी तो रात को नींद से चौंक कर उठ जाता हूं और पसीने में भीग जाता हूं। ये बात तब की है जब मैं अपने ट्रक में माल लेकर गुजरात से पश्चिम बंगाल के एक गांव जा रहा था। उस सफर में मेरे साथ मेरा खलासी राजेश भी था। राजेश नया नहीं था, काफी वक्त से मेरे साथ ही काम कर रहा था। नौजवान, हट्टा कट्टा और हर काम में आगे। काम के वक्त बिल्कुल सीरियस और बातें करने में मस्त। कुछ ही सालों में मैंने उसे अपने छोटे भाई जैसा मान लिया था। उस दिन हम दोनों सूरत के एक गोदाम से माल लेकर निकले थे। वह माल हमें कोलकाता के पास के एक गांव में एक प्राइवेट वेयर हाउस तक पहुंचाना था। यह रास्ता मेरे लिए नया था। वैसे तो कोलकाता तक कई बार गया हूं, लेकिन जिस गांव की बात हो रही थी वो हाईवे से हटकर एक छोटे रास्ते से होकर गुजरता था जो जंगलों से होकर जाता था। माल लोड होने से पहले मैंने मालिक से कहा, भाई साहब, उस गांव का रास्ता तो मुझे ठीक से नहीं पता। तो मालिक बोला, तू फिक्र मत कर सुधीर, तेरा खलासी राजेश उस रास्ते को जानता है। पिछले ड्राइवर के साथ कई बार गया है वहां। अब जब मालिक ने इतना भरोसा दिखाया तो मैं भी थोड़ा निश्चिंत हो गया। फिर मैंने राजेश से पूछा, राजेश, तू गया है पहले उस गांव? तो राजेश बोला, हाँ उस्ताद, मैं गया हूं। 1-2 बार पुराने ड्राइवर के साथ गया था। रास्ता थोड़ा घना है, जंगल के बीच से जाता है, लेकिन डरने जैसी कोई बात नहीं। अब जब उसने कहा कि डरने की बात नहीं तो मैं थोड़ा हल्का महसूस करने लगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिल के कोने में हल्की सी बेचैनी बनी हुई थी। खैर, माल लोड होने के बाद दोपहर के करीब 3 बजे हम लोग सूरत से निकल पड़े। रास्ते में मौसम अच्छा था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी। राजेश हमेशा की तरह बातें करता रहा, कभी अपने घर की, कभी पुराने सफर की, कभी किसी लड़की की जो उसे पसंद थी, लेकिन शादी कहीं और हो गई। मैं सिर्फ मुस्कुराकर सुनता रहा। करीब शाम के 6 बजे हम हाईवे पर ही एक पेट्रोल पंप के पास रुके। मैंने सोचा ट्रक में डीजल डलवा लें और कुछ खाने पीने का सामान भी ले लें, क्योंकि राजेश ने बताया था कि आगे जिस रास्ते से जाना है वहां न तो कोई ढाबा मिलेगा न दुकान। ट्रक में डीजल भरवाने के बाद मैंने राजेश से पूछा, राजेश, कितना वक्त लगेगा वहां तक पहुंचने में? तो उसने कहा, उस्ताद, रास्ता लंबा है और जंगल से होकर गुजरता है, हो सकता है रात हो जाए। अब इस बात ने फिर से मेरी बेचैनी बढ़ा दी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने सुना था कि इसी रास्ते से गुजरते वक्त किसी ट्रक को रात में लूट लिया गया था और ड्राइवर को बुरी तरह पीटा गया था। मैंने राजेश से यह बात बताई तो वो बोला, उस्ताद, वो तो किस्मत की बात होती है। वैसे भी अब बहुत वक्त बीत गया है उस बात को। अब तो कई गाड़ियां उस रास्ते से आती जाती हैं, कुछ नहीं होगा। राजेश के चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास था, लेकिन न जाने क्यों उस दिन मेरा मन मानने को तैयार नहीं था। पेट्रोल पंप से सामान लेकर हम आगे बढ़ गए। जैसे जैसे हम हाईवे से उतरकर उस छोटे रास्ते की ओर बढ़े, वैसे वैसे अंधेरा गहराता गया। जंगल शुरू हो चुका था। दोनों तरफ पेड़ इतने घने थे कि चांद की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। ट्रक की हेडलाइट्स ही एकमात्र सहारा थीं। रास्ता एकदम सुनसान था, एक भी गाड़ी नहीं दिख रही थी। कहीं कहीं पेड़ों की सरसराहट और रात के कीड़ों की आवाजें माहौल को और रहस्यमय बना रही थीं। अब इसी माहौल में राजेश ने ट्रक का रेडियो चालू कर दिया। हल्का सा गाना बजने लगा,
कोई पुराना क्लासिक। और राजेश गुनगुनाने लगा। मैंने उससे पूछा, राजेश तुझे डर नहीं लगता क्या? वो बोला, उस्ताद डर से क्या होगा, डर कर जीना जीना नहीं होता। मैंने भी धीरे से मुस्कुरा दिया, लेकिन दिल अब भी शांत नहीं था। करीब 1 घंटे सफर करने के बाद अचानक ट्रक में एक झटका सा लगा। ट्रक थोड़ा एक तरफ झुक गया। मैंने फौरन ब्रेक मारी और ट्रक को रोका। राजेश बोला, उस्ताद क्या हुआ? मैंने कहा, शायद टायर फट गया है। हम दोनों नीचे उतरे और सच में ट्रक का पिछला टायर पूरी तरह फटा हुआ था। रात के अंधेरे में जंगल के बीच सड़क के किनारे खड़ा ट्रक और उसके फटे टायर को बदलना, यकीन मानिए उस समय का हर पल मन में डर भर रहा था। मैंने राजेश को कहा, तू टायर खोल, मैं नया टायर निकालता हूं। मेरे पास एक टॉर्च थी। उसी की रोशनी में राजेश काम करने लगा। मैं टॉर्च लिए खड़ा था और बार बार जंगल की तरफ नजर डाल रहा था। डर इस कदर बढ़ चुका था कि लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो। उसी वक्त अचानक राजेश रुक गया और मेरी ओर देखकर बोला, उस्ताद जरा इधर आओ। मैंने कहा, क्या हुआ? वो बोला, कुछ दिखाना है। मैं थोड़ा नाराज हुआ। अब क्या दिखाना है जल्दी का टायर बदलने में? लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था कि मैं चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। वो मुझे सड़क के किनारे एक पत्थर की ओर ले गया। वहां जो मैंने देखा, राजेश मुझे उस पत्थर के पास ले गया जो सड़क से थोड़ा किनारे था। मैं उसकी तरफ देखता रहा, सोचता रहा कि आखिर इस लड़के ने ऐसा क्या देख लिया जो इतनी जिद कर रहा है। जैसे ही मैं उसके इशारे पर उस पत्थर की ओर टॉर्च की रोशनी डालता हूं, मेरी सांस एक पल के लिए थम जाती है। वहां जमीन पर 4 नींबू रखे थे। उन पर लाल सिंदूर छिड़का हुआ था और उनके बीचों बीच एक काली गुड़िया रखी थी, मानो कोई उसे बीच में बलि के लिए बैठाया गया हो। उसके चारों ओर कुछ मांस के टुकड़े बिखरे थे, लाल ताजा, खून से भीगे हुए। मैं कुछ बोल नहीं पाया, बस खड़ा रहा पत्थर की तरह। राजेश भी चुप था, लेकिन उसकी आंखों में हैरानी नहीं, मजाक था। क्या लगता है उस्ताद, किसी ने टोना किया है क्या? वो हंसते हुए बोला। मैंने उसकी ओर कड़ा नजरों से देखा और धीमे स्वर में कहा, राजेश यहां से फौरन चलो। ये चीजें मजाक की नहीं होती, ये तंत्र की चीजें हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। उस्ताद आप भी ना कहीं कोई झोपड़ी वाला बाबा टाबा बैठा होगा, टोना वोना कर रहा होगा, हमसे क्या मतलब? वो फिर हंसा। मैंने सख्ती से कहा, राजेश चलो यहां से, ज्यादा देर मत करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं मुड़ा ही था कि तभी एक आवाज आई, पत्तों के रगड़ने की, जैसे कोई भागा हो या कोई जानवर झाड़ियों में हलचल कर रहा हो। हम दोनों ने एक साथ मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मैंने फिर कहा, चलो जल्दी, कोई भी चीज हो सकती है। राजेश मेरी बात को फिर हल्के में लेता है और हंसते हुए बोलता है, अब तो मैं इसका काम तमाम करता हूं। मैंने पलटकर देखा, वो पत्थर की ओर बढ़ा। मैंने हाथ से उसे रोकना चाहा, लेकिन उसने झटके से एक जोरदार लात मारी और वो नींबू, गुड़िया और मांस के टुकड़े दूर जा गिरे। कुछ तो नीचे बह रही नाली नुमा जलधारा में जा गिरे। उसके चेहरे पर एक अजीब सी जीत की मुस्कान थी, जैसे उसने कोई वीरता कर दी हो। लो उस्ताद, खत्म हो गया टोना, चलिए अब। मैंने उसे एक तक देखा और कुछ नहीं बोला, बस मन ही मन बोला, राजेश तुमने जो किया है उसका अंजाम शायद तुम्हें ही भुगतना पड़े। हम वापस ट्रक की ओर बढ़े। वो जैसे कुछ हुआ ही नहीं ऐसा बर्ताव कर रहा था, लेकिन मेरे भीतर कुछ बदल चुका था। दिल की धड़कनें तेज थीं, पसीना ठंडा था और मन बार बार चेतावनी दे रहा था। मैंने राजेश से कहा, अब 1 सेकंड भी यहां नहीं रुकना है। उसने भी सिर हिलाया। हम दोनों ट्रक में बैठे। मैंने इग्निशन घुमाया, ट्रक स्टार्ट हुआ। ट्रक जैसे ही आगे बढ़ा, मैंने महसूस किया जैसे ट्रक का भार थोड़ा ज्यादा हो गया हो। पहले जहां गाड़ी थोड़ी फुर्ती से भागती थी, अब जैसे धीरे घिसट रही थी। मैंने राजेश से कहा, राजेश क्या तुमने महसूस किया ट्रक भारी हो गया है? वो बोला, उस्ताद लोड तो वही है, आप शायद ज्यादा सोच रहे हैं। उस टोने वाले सीन का असर है दिमाग पर। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन अब पूरी तरह बेचैन था। अंधेरा अब और गहराता जा रहा था। सड़कों के दोनों ओर पेड़ यूं लगते थे जैसे कोई झुके हुए सैनिक हों, चुपचाप घात लगाकर खड़े। कुछ देर बाद राजेश ने रेडियो फिर ऑन कर दिया। कोई पुराना दर्द भरा गीत बज रहा था। वो गुनगुनाता रहा। मैं ड्राइव करता रहा। करीब आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद मैंने नोट किया कि ट्रक का बैलेंस थोड़ा गड़बड़ाने लगा है।
जैसे कोई चीज ट्रक के ऊपर हो। मैंने राजेश से कहा, राजेश रेडियो बंद करो। क्यों उस्ताद? बंद करो बस, और खिड़की से बाहर देखो, साइड मिरर में। राजेश ने जैसे ही मिरर की ओर देखा, उसके होंठ खुले रह गए। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। उस्ताद, ट्रक के पीछे कुछ है। उसकी आवाज कांप रही थी। क्या है? पता नहीं, काला, अजीब सा। किसी के चढ़ने की आवाज भी आई अभी। मैंने ट्रक को तुरंत रोका। उतरो, देखना होगा। राजेश डरते डरते मेरे पीछे उतरा। मैंने सीट के नीचे से एक लोहे की रोड निकाली, ट्रक वालों का जाना पहचाना हथियार। हम दोनों ट्रक के पीछे गए, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ त्रिपाल हिल रही थी। मैंने राजेश से कहा, कुछ नहीं है, भ्रम हुआ होगा। वो धीरे से बोला, उस्ताद, साया था, आंखों ने धोखा नहीं खाया। हम दोनों वापस ट्रक में चढ़ गए। मैं मन ही मन हनुमान चालीसा याद करने लगा। ट्रक फिर से स्टार्ट किया और आगे बढ़ा। अब मैं और भी चौकस हो गया था। अभी मुश्किल से 10 मिनट ही चले होंगे कि अचानक सामने सड़क पर कुछ दौड़ता हुआ आया, कोई जानवर जैसा। मैं ब्रेक दबाता इससे पहले ही वो चीज ट्रक के नीचे आ गई। भयंकर आवाज आई, कुछ कुचले जाने की। मैंने ट्रक रोका। राजेश चिल्लाया, क्या था उस्ताद? पता नहीं, चल नीचे देखते हैं। टॉर्च जलाकर नीचे देखा। टायर खून से भरे हुए थे, लेकिन नीचे कोई जानवर नहीं था, सिर्फ खून, और वो भी ताजा। मैंने कहा, राजेश, ये क्या था? वो कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप खड़ा रहा। मैंने फिर कहा, चढ़ो ट्रक में, अब यहां रुकना नहीं है। हम ट्रक में चढ़े और तेजी से आगे बढ़ने लगे। अब गांव की दूरी ज्यादा नहीं थी, शायद 15 से 20 किलोमीटर, लेकिन डर अब घना हो चुका था। तभी राजेश चीखा, उस्ताद, वो फिर दिखा, ट्रक पर बैठा है, हमारे पीछे है। मैंने मिरर देखा, और जो देखा, मेरी सांस रुक गई। राजेश की चीख जैसे मेरे कानों में किसी अलार्म की तरह गूंजी। उस्ताद, वो फिर दिखा, पीछे, ट्रक के ऊपर बैठा है। मैंने तुरंत साइड मिरर की तरफ देखा। मेरे हाथों से जैसे स्टीयरिंग छूटते छूटते बचा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो जो दिख रहा था वो इंसान नहीं था, काला साया था, परछाई जैसा, लेकिन ठोस। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन जिस तरह से वो ट्रक के किनारे चिपक कर बैठा था, उसने मेरे जिस्म से सारा खून खींच लिया था। वो वैसा ही था जैसा कोई दीवार पर चिपकी छिपकली होती है। ट्रक की साइड बॉडी पर चिपका, झुका, झांकता हुआ। मैंने धीमे स्वर में कहा, राजेश, तेरा देखा झूठ नहीं था। राजेश अब और भी घबरा गया था। वो एकदम से मेरी सीट के पीछे सरक गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उस्ताद, कुछ कीजिए, ट्रक तेज करिए, वो हमारे साथ है। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। अब मेरी नजरें बार बार साइड मिरर पर जा रही थीं। वो साया अब भी वहीं था, ट्रक के किनारे, हमारे ठीक पास। उसका कोई चेहरा नहीं था, बस एक अंधेरा, एक धुआं जैसी आकृति। फिर अचानक वो धीरे धीरे खिसकता हुआ मेरी खिड़की की ओर आने लगा। अब डर सिर्फ डर नहीं रहा, अब वो हकीकत बन चुका था। मेरे माथे पर पसीना टपक रहा था, मेरे होंठ सूख गए थे, और मेरी आंखें साइड मिरर पर टिकी थीं। वो चीज अब मेरी खिड़की के बाहर थी, और जब मैंने उसे ठीक से देखा, मेरे तो होश ही उड़ गए। साया अब साफ दिख रहा था। वो एक औरत थी, लेकिन कोई साधारण औरत नहीं। उसके लंबे बाल थे, एकदम उलझे हुए, जैसे महीनों से पानी न छुआ हो, काले लिबास में लिपटी। उसके नाखून बेतरतीब और तेज, और आंखें जैसे अंगारे हों, लाल, जलते हुए, घूरते हुए। उसका चेहरा जैसे कोई जले हुए गोश्त की सिलवट हो। वो खिड़की के इतने करीब थी कि मुझे उसकी सांस तक महसूस हो रही थी। राजेश अब मेरी सीट के नीचे की ओर सिमट चुका था। उस्ताद, कुछ तो करो, वह अंदर आ जाएगी, वह मुझे ले जाएगी। मैंने कांपती आवाज में कहा, वो अभी बाहर ही है, शायद ट्रक के अंदर नहीं आ सकती। मेरी आंखें अब भगवान की मूर्ति पर टिक गईं, जो डैशबोर्ड पर रखी थी। छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति, जिसके चारों ओर सिंदूर लगा था और हल्की सी माला लटकी थी। मैंने उसी क्षण समझा, शायद वही बचा रही है हमें। वो साया अब भी खिड़की के बाहर थी। मैंने किसी तरह खुद को संभालते हुए ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी। अचानक एक मोड़ आया। मैंने स्टीयरिंग तेजी से मोड़ा। मिरर में देखा, वो साया एक झटके में हवा में पीछे छूट गया, मैंने खुद से कहा। राजेश अब भी सिहर रहा था। उस्ताद, सच में चला गया क्या? पता नहीं, मैंने हाँफते हुए कहा।
बस गांव पहुंचने दो, बस थोड़ी ही दूरी है। अब घड़ी रात के करीब 1 बजे दिखा रही थी। गांव की सीमा पास थी। दूर से कुछ टीन की झोपड़ियां और बिजली के खंभे दिख रहे थे। मैंने अपनी पूरी ताकत से ट्रक की स्पीड बनाए रखी और फिर जैसे ही गांव की लाइट्स हमारे ट्रक पर पड़ी, मिरर में देखा, कुछ नहीं था। ना कोई साया, ना औरत, ना छाया। राजेश मेरी सीट के पीछे से बाहर आया और फिर धीमे से बोला, उस्ताद, अब कुछ नहीं दिख रहा। मैंने भी देखा, शायद गांव की हद में वो नहीं आ सकती। हमने एक लंबी सांस ली। अब गांव का गोदाम सामने दिख रहा था, लेकिन वो बंद था। उस पर ताला लटका था और सन्नाटा पसरा था। मैंने ट्रक को एक तरफ खड़ा किया। राजेश धीरे से बोला, उस्ताद, इस ट्रक से बाहर मत निकलना। मैंने सिर हिलाया। हम दोनों उसी ट्रक में रात गुजारने का फैसला करते हैं। ट्रक के केबिन में बैठकर मैंने लाइट बंद कर दी और सीट पीछे करके आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन नींद वो अब बहुत दूर जा चुकी थी। राजेश एक कोने में चुपचाप बैठा था। मैं भी छत की ओर देखता रहा। आंखें मूंदते ही वही चेहरा सामने आने लगता था। वही आग जैसी आंखें, वही जले हुए चेहरे वाली औरत। सुबह की पहली किरण जब ट्रक की खिड़की से अंदर आई, तब जाकर हमें कुछ राहत महसूस हुई। हमने चैन की सांस ली। गोदाम खुला, हमने माल डिलीवर किया, लेकिन उस सफर ने हमें भीतर से तोड़ दिया था। हम वापस चल पड़े गुजरात की ओर। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हम दोनों को जो असर उस रात का हुआ, वो कई दिन, कई हफ्तों तक हमारे साथ रहा। राजेश कुछ ज्यादा ही बदल गया था। कम बोलने लगा था, डरा डरा सा रहने लगा था। मैंने सोचा शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं गलत था। वो रात, उसका असर अब असली रूप लेने वाला था। हम बंगाल से वापस लौट आए थे। माल सही सलामत डिलीवर हो गया था, लेकिन जो कुछ हुआ था उसने मेरे जहन में गहरी छाप छोड़ दी थी। ट्रक का केबिन अब भी मुझे डराता था। साइड मिरर को देखते ही आंखों के सामने वही काला साया घूम जाता था, लेकिन फिर भी मैंने खुद को समझा लिया, सब ठीक है, अब सब खत्म हो गया है। पर शायद जो खत्म दिख रहा था वो असल में शुरू हो चुका था। घर लौटने के बाद मैंने 2 दिन की छुट्टी ले ली। मैं बस सोना चाहता था। शरीर थका हुआ था और दिमाग डर के बोझ से दबा हुआ। पर जिस दिन से लौटे थे, उस दिन से राजेश का फोन आना बंद हो गया था। पहले दिन तो सोचा थक गया होगा। दूसरे दिन कॉल किया, फोन बजा, लेकिन उसने उठाया नहीं। तीसरे दिन फिर कॉल किया, अब भी कोई जवाब नहीं। चौथे दिन मैं खुद चल पड़ा उसके घर। राजेश का घर छोटा सा था, शहर के बाहर की ओर। कच्चे रास्ते से होकर एक छोटी सी बस्ती में उसका मकान था। जब वहां पहुंचा तो दरवाजा खुला था। अंदर से सिसकियों की आवाज आ रही थी। राजेश की बीवी दरवाजे के पास बैठी थी, फटे दुपट्टे में, चेहरे पर परेशानी और आंखों में नींद की कमी। मैंने पूछा, राजेश कहाँ है? 4 दिन हो गए, कोई जवाब नहीं दे रहा। वो रोते हुए बोली, भैया, वो तो बिस्तर से उठ ही नहीं रहा। न कुछ खा रहा है, न पी रहा है, न किसी से बोल रहा है। मैं अंदर गया। राजेश को देखकर मेरी आंखें फटी रह गईं। वो जो हट्टा कट्टा नौजवान मेरे साथ ट्रक पर बैठा था, अब एकदम दुबला, कमजोर, घबराया हुआ और पसीने से भीगा पड़ा था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। चेहरे पर भय, ऐसा भय जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। मैंने उसके पास जाकर धीरे से आवाज दी, राजेश। उसने धीरे से मेरी तरफ देखा और एकदम से कांपते हुए रोने लगा। उसकी आवाज टूटी हुई थी, उस्ताद, वो मेरे पास आती है हर रात, उस गुड़िया जैसी दिखती है, सिरहाने बैठकर मुझे घूरती है। मैं सन्न था। वो अब पूरी तरह डर में जी रहा था। मैंने उसकी बीवी को समझाया कि यह कोई सामान्य बीमारी नहीं है। फिर रात को घर जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बताई। वो सब कुछ सुनते ही बोली, सुधीर, तुम्हें भी तो बुखार आया था, तुम्हारी भी हालत एक दिन में खराब हो गई थी। शायद तुम अब ठीक हो, लेकिन इसका असर अभी गया नहीं है। मैंने पूछा, तो क्या करें? पत्नी ने कहा, याद है हमारे मोहल्ले में जो बाबा हैं जो झाड़ फूंक करते हैं, एक बार उन्हें बुलाओ। भले तुम ना मानो, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है दवा से नहीं, मंत्र से ठीक होगा। मैंने बात मान ली। अगली सुबह हम दोनों उस बाबा के पास गए। उन्हें सब कुछ बताया, ट्रक का सफर, जंगल का रास्ता, काले नींबू और गुड़िया और राजेश की लात। बाबा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा, जिसने उस चीज को छेड़ा है वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। तू तो बच गया क्योंकि तूने उसका अपमान नहीं किया, लेकिन जिस लड़के ने उसका विधान बिगाड़ा है
उसे अपनी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। मैंने हाथ जोड़कर कहा, बाबा बस उसे बचा लीजिए, बहुत परेशान है, उसके घर वाले टूट गए हैं। बाबा बोले, आज ही मुझे उसके पास ले चलो। हम राजेश के घर गए। बाबा उसके कमरे में गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कमरे से जो आवाजें आने लगीं वो डरावनी थीं। राजेश की चीखें, माफ कर दो, मैंने मजाक किया था, मुझे छोड़ दो, मैं तेरा नहीं था, मुझे क्यों सताती है। मैं बाहर खड़ा कांप रहा था। कमरे में अगर कोई देख सकता तो शायद सहन न कर पाता। करीब 1 घंटे बाद बाबा बाहर निकले। उनके माथे पर पसीना था, हाथ में एक माला थी और वो गहरी सांसें ले रहे थे। बोले, जाएगा नहीं जल्दी, लेकिन अब वो लड़का बचेगा। शरीर को वक्त लगेगा, लेकिन आत्मा अब उसकी सुरक्षित है। मैंने बाबा के पैर छुए। राजेश की बीवी हाथ जोड़कर रोती रही। बाबा बोले, जिस दिन कोई काली चीज रास्ते में दिखे जो सामान्य न हो तो उससे दूर रहना ही बेहतर होता है। हर चीज को मजाक नहीं बनाना चाहिए। मैं बस सुनता रहा। उस दिन के बाद राजेश धीरे धीरे ठीक होने लगा, लेकिन अब उसने ट्रक का काम छोड़ दिया। अब वो किराने की दुकान चलाता है। हमने कभी उस गांव की तरफ दोबारा मुड़कर नहीं देखा, ना उस रास्ते पर गए, ना फिर रात में ट्रक चलाया। कभी कभी सोचता हूं, कहीं कोई साया अब भी देख रहा हो, कहीं किसी और की अगली गलती का इंतजार करता हुआ। राजेश की हालत में सुधार आने लगा था। उसके चेहरे पर थोड़ी सी रंगत लौटने लगी थी। वो अब खाना खाने लगा था, कभी कभी मुस्कुराता भी था, लेकिन आंखों की गहराई में अब भी डर था। वो डर जो बस झलकता था, बोलता नहीं। मैंने फिर से काम पर लौटने का फैसला किया। राजेश अब ट्रक पर नहीं आना चाहता था और मैं उसे रोक भी नहीं सकता था। वो बहुत कुछ देख चुका था और बहुत कुछ सह चुका था। मालिक ने मुझे नया खलासी दे दिया। नाम था रमेश। सीधा सादा लड़का, नया था। उसमें वो अनुभव नहीं था जो राजेश में था, लेकिन हिम्मत थी। अब की बार मुझे माल लेकर ओडिशा जाना था, गुजरात से भुवनेश्वर की तरफ। यह भी लंबा रास्ता था, जंगलों, नदी पुलों और वीरानों से होकर गुजरता। माल लोड हुआ और मैं निकल पड़ा। अब के बार रात को रुकने की सख्त हिदायत दी गई थी। सुधीर भाई, रात को मत चलाना, मालिक ने खास तौर पर कहा था। पर एक ट्रक ड्राइवर के लिए मत चलाना कहना आसान है, करना नहीं। ऑर्डर की डेडलाइन होती है, गाड़ी लेट हो तो मालिक ताने देता है और ग्राहक माल लेने से मना कर देता है। तो मैं रात में भी चला। शुरुआत सब ठीक थी। रमेश नए होने के बावजूद सधा हुआ था। कभी कभी बातें करता, चाय दिलवाता, कुछ सीखने की कोशिश करता। लेकिन जैसे ही हम झारखंड पार कर ओडिशा के कटक बॉर्डर में घुसे, सब कुछ बदलने लगा। अचानक जंगल घना हो गया। रास्ता एकदम सुनसान, कोई वाहन नहीं, कोई दुकान नहीं, सिर्फ ट्रक की हेडलाइट्स और सन्नाटा। रमेश बोल पड़ा, साहब ये रास्ता थोड़ा डरावना है। मैंने कहा, डरावना रास्ता नहीं होता बेटा, डर हमारे दिमाग में होता है। पर सच कहूं तो खुद मेरा दिल भी धड़कने लगा था, क्योंकि हवा में वही गंध थी, वही घुटी घुटी सी जो उस दिन थी जब मैं राजेश के साथ जंगल के बीच फंसा था। ट्रक बढ़ता रहा। रात के करीब 1:30 होंगे, तभी आगे एक मोड़ पर देखा। एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, सिर झुका हुआ, बाल खुले। रमेश बोला, साहब कोई रास्ता भटक गया लगता है, रुकें? मैंने एकदम से कहा, नहीं। मैंने स्पीड और बढ़ा दी। ट्रक उसके पास से निकला और मेरी नजर साइड मिरर की तरफ चली गई। वो औरत अब भी खड़ी थी, लेकिन उसका सिर अब ऊपर था और आंखें, वो ठीक मुझसे टकराईं। वही आंखें, वही जलती हुई, वही जो मैंने बंगाल के जंगल में देखी थी। मेरे हाथ फिर से स्टीयरिंग पर जाम हो गए। रमेश कुछ नहीं बोल रहा था, शायद वो भी देख चुका था। ट्रक कुछ मीटर और चला था कि अचानक से ट्रक के पीछे से कुछ टकराने की आवाज आई, जैसे कोई ऊपर चढ़ गया हो। मैंने ब्रेक नहीं मारा। अब मैं समझ चुका था, वो वापस आ गई थी। वो साया जो हम पीछे छोड़ आए थे, शायद वो कभी पीछे छूटा ही नहीं था, वो बस छिप गया था और अब फिर से लौट आया था। अब मैं इस बात को मान चुका था, ये कोई तात्कालिक डर नहीं था, ये कोई वहम नहीं था, ये किसी एक जगह से जुड़ी चीज नहीं थी, ये मुझसे जुड़ चुका था। ट्रक की छत पर किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई थी। सामान की आवाज नहीं थी, वो कुछ और था। रमेश की आंखें मुझसे ज्यादा डरी हुई लग रही थी। साहब आपने भी सुना ना? हाँ, मैंने धीरे से कहा। बैठे रहो, कुछ नहीं करना है अभी। मैंने ट्रक की स्पीड कम नहीं की, एक पल को भी नहीं, क्योंकि मैं जान चुका था ये वही है जो उस रात राजेश और मेरे ट्रक पर छड़ी थी।
जिसकी आंखें अंगारों जैसी थीं, जिसका चेहरा किसी जलती रूह की तरह था। अब फर्क सिर्फ इतना था, वो अब रात के किसी मोड़, किसी गांव या किसी जंगल तक सीमित नहीं थी। वो अब मुझसे जुड़ गई थी, मेरे साथ चलती हुई, हर मोड़ पर, हर रात, हर ट्रक के सफर में। रमेश कुछ कहने वाला था, तभी पीछे से एक और धमाका हुआ। अब की बार ऐसा लगा जैसे छत पर कोई चल रहा हो, धीरे धीरे ट्रक की बॉडी के ऊपर पैर घसीटते हुए। मैंने कहा, कुछ मत बोलना, कुछ मत देखना। मैंने बस स्टीयरिंग पर नजरें गड़ा लीं और ट्रक को चलाता रहा। मन ही मन हनुमान चालीसा का जाप शुरू कर दिया। अब तक टॉर्च, माला, मूर्तियां सब ट्रक में थी, लेकिन शायद अब यह साया उन्हीं चीजों को लांग कर आ चुका था। ट्रक के मिरर में मैंने पीछे देखा, कुछ नहीं दिखा, पर मैं जानता था कभी कभी जो चीजें नहीं दिखती वो सबसे ज्यादा ताकतवर होती हैं। रमेश अब भी कांप रहा था। उसने पूछा, क्या ये कोई भूत है साहब? मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि सच कहूं अब मैं खुद नहीं जानता था ये क्या है। बस इतना जानता था, ये किसी इंसान का नहीं, किसी रूह का काम है। और अब ये सिर्फ डर नहीं, मेरी किस्मत बन चुकी है। थोड़ी देर बाद ट्रक ने एक ऊबड़ खाबड़ रास्ता पार किया और फिर मैं सीधे सड़क के किनारे एक खाली मैदान में ट्रक को रोकने लगा। रमेश बोला, रुक क्यों रहे हैं साहब? मैंने कहा, अगर ये ऊपर है तो इसे देखने का वक्त आ गया है। मैंने ट्रक की लाइट ऑन रहने दी, लोहे की रोड हाथ में ली और ट्रक से उतरा। रमेश पीछे पीछे आया, डरता हुआ। हम दोनों ट्रक के चारों ओर घूमे, कुछ नहीं दिखा। त्रिपाल भी सही सलामत थी, पर तभी हवा में अचानक से एक ठंडक आ गई। ऐसी ठंडी हवा जो जून की रात में भी हड्डियों तक उतर जाए। और उसी वक्त ट्रक के नीचे से एक छाया बाहर निकलती दिखी, धीरे धीरे रेंगती हुई। हम दोनों एकदम से पीछे हटे। टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है और फिर वही चेहरा, वो औरत, काली साड़ी, जले हुए गाल, बाल बिखरे हुए, आंखें गहरी लाल और जैसे भीतर तक भस्म कर देने वाली। मैं और रमेश वहीं जम गए। उसने कुछ कहा नहीं, बस हमें घूरती रही। धीरे धीरे ट्रक के पहिए के पास गई और अचानक गायब हो गई। रमेश वहीं घुटनों पर बैठ गया, सांस लेने लगा जोर जोर से। उसका गला सूख गया था, उसके चेहरे से सारा रंग उड़ चुका था। मैंने बस इतना कहा, ट्रक में वापस चलो, हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन अगली बार इसका हिसाब लेना पड़ेगा। रमेश ने पूछा, ये पीछा छोड़ेगी क्या? मैंने कहा, अब नहीं। रमेश को घर छोड़े कई दिन हो चुके थे। वो अब फोन पर बात भी नहीं करता था। जब कभी बात करता तो बस इतना कहता, साहब मैं अब ट्रक की तरफ देख भी नहीं सकता। मैं जानता था वो क्या महसूस कर रहा है, क्योंकि एक वक्त मैं भी वही महसूस कर चुका था। पर अब मैं थक चुका था। अब डर कर जीना मेरी आदत नहीं रही। अब वक्त था सवाल पूछने का, आखिर ये साया है क्या? क्यों सिर्फ मुझे दिखाई देता है? और क्यों वो औरत हर बार मेरे पास लौट आती है? मैंने तय किया, अब और नहीं, अब मैं उसी तांत्रिक के पास जाऊंगा जिसने राजेश को मौत के मुंह से खींच लाया था। अगले ही दिन सुबह मैं अपनी बाइक लेकर निकल पड़ा। वो बाबा शहर से थोड़ी दूरी पर एक पुरानी हवेली में रहते थे। उनका नाम कोई नहीं जानता था, लोग बस उन्हें बाबा जी कहते थे। हवेली में पहुंचा तो देखा बाबा दरवाजे के बाहर चबूतरे पर बैठे थे। आंखें बंद थीं, माथे पर सफेद भस्म और होंठों पर मंद मुस्कान। मैंने पास जाकर चरण छुए। बिना आंख खोले उन्होंने कहा, वो फिर लौट आया ना? मैं सन्न रह गया, मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकली। बाबा ने आंखें खोली और बोले, मैं जानता था बेटा, जिस दिन उस गुड़िया और नींबू पर लात पड़ी थी उस दिन वो सिर्फ राजेश से नहीं तुझसे भी बंध गई थी। तू रोक नहीं पाया ना? मैंने सिर झुका लिया। बाबा मैंने कोशिश की थी, सच में बहुत रोका था। उन्होंने गहरी सांस ली। कभी कभी हमारी चुप्पी भी गलती बन जाती है। वो औरत सिर्फ कोई आत्मा नहीं है, वो एक बांधी हुई तांत्रिक आत्मा है जिसका उद्दीपन अधूरा रह गया था, जिसे किसी ने बलि देने से पहले अधूरा छोड़ दिया। अब वो हर उस आत्मा से बदला लेती है जो उसके विधान को छेड़ती है। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तो बाबा अब क्या होगा? अब तुझसे उसका हिसाब है। बाबा की आंखों में अब तेज था। अब वो तुझसे जुड़े हर सफर में साथ होगी, हर मोड़ पर तेरा इंतजार करेगी, कभी छाया बनकर, कभी आवाज बनकर, कभी किसी जानवर के रूप में और कभी फिर उसी औरत के रूप में। तो क्या मैं बच नहीं सकता बाबा? बाबा ने कहा, बच सकता है, पर डर कर नहीं,
सामना करके। मैंने पूछा, मैं कैसे? बाबा उठे और भीतर से एक कपड़ा लाए। उस कपड़े में एक माला थी, एक मिट्टी की छोटी सी हांडी और एक ताबीज। ये ताबीज जब तक तेरे गले में रहेगा वो तुझसे दूर रहेगी, लेकिन ध्यान रखना, ताबीज को कभी खोलना नहीं और कभी किसी भी चीज को फिर से अपमानित मत करना, चाहे वो कितना भी मामूली क्यों ना लगे। और ये हांडी, इसे तू उस जगह लेकर जाएगा जहां वो तुझसे पहली बार मिली थी और वहीं उसे छोड़ देगा। बस एक बात याद रखना, जब तू उस जगह पहुंचे तो अकेला मत रहना, वो आखिरी बार तुझसे मिलने जरूर आएगी। मैंने बाबा के पैर छुए और सारा सामान संभाल कर घर लौट आया। रास्ते भर मन में एक ही बात गूंजती रही, वो आएगी आखिरी बार और फिर फैसला होगा कि कौन बचेगा। बाबा से लौटने के बाद मैं कई घंटे चुप बैठा रहा। ताबीज मेरी हथेली में पड़ा था, हल्का पर भारी असर लिए हुए। बाबा की बातों का वजन अब मेरी सांसों में उतर चुका था। अब मुझे सिर्फ एक काम करना था, वापस जाना उस जगह जहां सब शुरू हुआ था। मैंने ट्रक निकाला, इस बार अकेला। राजेश को बताना तो दूर, उसका नाम भी नहीं लिया। रमेश से भी संपर्क नहीं किया, क्योंकि अब ये मेरी लड़ाई थी। गुजरात से बंगाल की वही दिशा, वही सड़क, वही हाईवे, लेकिन अब मैं हर मोड़ को पहचानता था। हर झाड़ी, हर मोड़, हर सूखा पेड़। दिन में सफर करता रहा, शाम ढली, सूरज डूबा और वो रास्ता सामने आ गया, वही जंगल वाला संकरा मोड़, जहां हमने पहली बार उस नींबू, सिंदूर और काली गुड़िया को देखा था। रात के ठीक 12 बजे मैं उस जगह पहुंचा। ठीक उसी मोड़ पर ट्रक रोका, हेडलाइट जलती रही, इंजन बंद किया। सारा सामान जो बाबा ने दिया था, ताबीज मेरे गले में, हांडी मेरे हाथ में और दिल में ढेर सारा डर। मैंने दरवाजा खोला और नीचे उतरा। सन्नाटा इतना गहरा था कि मेरी सांस भी शोर लग रही थी। मैंने हांडी को धीरे से पत्थर के उसी हिस्से पर रखा जहां कभी नींबू और गुड़िया पड़ी थी। तभी हवा बदली, एकदम ठंडी, जैसे किसी ने गले में बर्फ की माला डाल दी हो। मैंने गर्दन घुमाई, पीछे कुछ नहीं, पर फिर भी वो कुछ था। धीरे धीरे मेरी गर्दन अपने आप फिर मुड़ी और सामने उसी पत्थर के उस पार वो खड़ी थी, वो ही औरत। काली साड़ी, खुले बाल, अंगारों सी आंखें, चेहरा वैसा ही जैसे जले हुए शरीर की राख हो। पर इस बार कुछ अलग था। इस बार वो चुप नहीं थी, उसके होंठ हिले। तू वापस आया? आवाज धीमी पर तलवार जैसी। मैं कांप गया। मैंने बाबा की बताई बात याद की। डरना नहीं, उसका सामना करना, मैंने धीमे से कहा। तेरी चीज लौटा दी है, अब जा। वो हंसी, ऐसी हंसी जैसे किसी सूखे कुएं से आवाज आए, कर्कश, खोखली, डरावनी। जिसने अपमान किया था उसका क्या? मैंने जवाब दिया, उसने सजा पाई, अब बहुत हुआ, छोड़ दे हमें। उसकी आंखें चमकने लगी। उसने कदम आगे बढ़ाए। तेरी जुबान में डर है, मैं सुन सकती हूं, मैंने कहा। डर तो इंसान की फितरत है, लेकिन अब वो डर मुझे रोक नहीं सकता। मैंने ताबीज पर हाथ रखा। उसने गुस्से में दहाड़ मारी, जैसे पूरा जंगल कांप गया हो। मेरे चारों ओर तेज हवा चलने लगी, पेड़ झुकने लगे, पत्ते उड़ने लगे। मेरे कानों में शोर गूंजने लगा, जैसे कोई चीख रहा हो, बहुत से लोग। लेकिन मैं हिला नहीं, मैं वहीं खड़ा रहा, उससे आंखें नहीं हटाई। जा, लौट जा, जहां से आई थी, तेरा काम खत्म हो चुका है। मैंने ये शब्द उस पत्थर पर रखी हांडी की ओर देखते हुए बोले, और उसी क्षण हांडी से धुआं निकला, काला, भारी, गोल गोल घूमता हुआ। वो औरत चीखने लगी, ऐसी चीख कि लगता था कान के पर्दे फट जाएंगे। उसका चेहरा पिघलने लगा, उसकी आकृति धुंध में बदलने लगी। नहीं, अभी नहीं, मैं अधूरी हूं, वो चिल्लाई। पर अब देर हो चुकी थी। हांडी से निकला धुआं जैसे उसे खींचने लगा। वो पत्थर की ओर बढ़ती गई और फिर धड़ाम, एक झटके में वो हांडी के भीतर समा गई। एक जोर की धमक हुई और फिर सन्नाटा। पूरा जंगल शांत हो गया, हवा रुक गई, पेड़ थम गए और मैं घुटनों पर बैठ गया। आंखों से आंसू निकल पड़े। ये सिर्फ डर नहीं था, ये जीत थी, पर उस जीत में भी एक भारीपन था। मैंने बाबा की बताई विधि के अनुसार हांडी को वहीं मिट्टी से ढक दिया, फिर ट्रक में चढ़ा, सीट पर बैठा और एक लंबी सांस ली। वो अब नहीं थी, पर उसकी छाया शायद हमेशा रहेगी। कई दिन गुजर गए, वो डर, वो साया, वो औरत, अब तक का सबसे भयावह अनुभव। पर जैसे ही ट्रक ने घर की सीमा में कदम रखा, मुझे लगा कि शायद अब सब ठीक हो गया है। अब मुझे सुकून मिला था और मुझे लगने लगा था कि वो सब
बस एक बुरा सपना था। घर में दाखिल होते ही मैंने पत्नी से सब कुछ साझा किया। वो मुझे समझाती रही, अब ठीक हो जाओ, अब तुम सुरक्षित हो। मैंने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन दिल के अंदर गहरे तक कहीं कुछ था जो कह रहा था, कहीं कुछ बाकी है। मैंने राजेश से भी संपर्क किया, लेकिन उसने फिर से फोन उठाना बंद कर दिया था। वो शायद अब पूरी तरह से टूट चुका था। मुझे ख्याल आया कि बाबा ने क्या कहा था, जो चीज अधूरी रह जाए वो कभी पीछा नहीं छोड़ती। इसी बीच एक दिन सुबह मुझे अचानक फोन आया। रमेश था। उसकी आवाज कांप रही थी। साहब, मुझे कुछ अजीब सा हो रहा है। मुझे लगता है वो अब भी मुझे छोड़ नहीं रही। मैंने घबरा कर पूछा, क्या हो रहा है रमेश? क्या तुम ठीक हो? वो बोला, साहब, मैं घर से बाहर नहीं जा पा रहा। जब भी मैं बाहर निकलता हूं मुझे वही साया, वही औरत दिखाई देती है, और जब रात होती है तो उसकी आवाज सुनाई देती है। मैं चुप रहा। इस बार मुझे डर नहीं था, बस मुझे समझ आ गया था कि कहानी खत्म नहीं हुई, अब उसे खत्म करना होगा। कुछ ही देर बाद मैंने ट्रक स्टार्ट किया और रमेश के घर की ओर निकल पड़ा। यहां तक कि रात हो गई थी, लेकिन इस बार मेरे अंदर कुछ अलग था। अब डर नहीं था, मैं खुद को साबित करना चाहता था। रमेश के घर पहुंचने तक मैंने एक गहरी सांस ली। अब यहां कुछ भी सामान्य नहीं था। रमेश के घर का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर हलचल हो रही थी। रमेश अंदर पड़ा था, बिस्तर पर लुढ़का हुआ। मैं अंदर गया। उसकी आंखों में डर था, लेकिन अब वो मुझे देख रहा था। उसने मेरी ओर हाथ बढ़ाया। साहब, मुझे छोड़ दो, वो अब मुझे लेने आ रही है। मैंने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, यह खेल अब खत्म होगा रमेश, मुझे तेरा साथ चाहिए। तू डरना छोड़ और जो मैं कहूं वही करना होगा। रमेश घबराया हुआ था, लेकिन उसने सिर झुका दिया। मैंने हाथ में ताबीज लिया और रमेश को समझाया, याद रखो, यह ताबीज तुझे हमेशा बचाए रखेगा, लेकिन तुम्हें अब वो जगह छोड़नी होगी जहां यह सब शुरू हुआ था। वहीं जाकर उसका सामना करना होगा। अगर तू भागेगा तो वो हमेशा तुझे पकड़ने आएगी। वो रुआंसा होकर बोला, साहब, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे डर है। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। डरना नहीं रमेश, यही वक्त है मुकाबला करने का। हमने ट्रक लिया और फिर उसी रास्ते की ओर बढ़े जहां साया हमें बार बार ललकारता था। हम उसी मोड़ तक पहुंचे, वही जगह जहां पहली बार गुड़िया, नींबू और तंत्र की चीजें पड़ी थीं। रात का समय था और हवा भी वही थी, बर्फीली और कर्कश। हमने ट्रक रोका और बाहर उतरे। रमेश कांपते हुए मेरे पास खड़ा था। उसने मुझसे कहा, साहब, ये आखिरी बार है, मैं अब और नहीं देख सकता। मैंने उसकी पीठ थपथपाई। तू डर मत, यहां से कुछ नहीं लौटेगा, हम जो करेंगे वही होगा। हम दोनों धीरे धीरे उसी जगह की ओर बढ़े। इसी दौरान कुछ हलचल सुनाई दी। रमेश ने पूछा, साहब, ये आवाज? वो आ रही है, मैंने कहा और आगे बढ़ा। तभी सामने उसी पेड़ के पास वही औरत खड़ी थी, लेकिन अब वह ज्यादा डरावनी थी। उसका चेहरा जलता हुआ, उसकी आंखें आग की तरह। मैंने कदम बढ़ाए और कहा, अब तुम्हारा खेल खत्म होता है। वो चीखी, तुमने कभी कुछ किया था? मैंने ताबीज निकाला और उसे सामने रखा। तुमसे जितना हो सकता था वो सब किया। अब तुम्हें उसी जगह वापस लौटना होगा। और फिर उसी हांडी से निकलता हुआ धुआं, वो औरत धीरे धीरे गायब हो गई। रमेश और मैं खड़े रहे, कुछ नहीं कहा, बस चुप रहे। रात ढल चुकी थी। हमारे सामने अब सन्नाटा था, ना कोई आवाज, ना कोई छाया और ना ही वो औरत। पर न जाने क्यों मेरा मन शांत नहीं हुआ। रमेश की सांसें अब धीरे धीरे सामान्य हो रही थीं, पर उसकी आंखों में एक सवाल अब भी था, ये सब क्यों हुआ साहब? और शायद यही सवाल मेरे मन में भी था। इतने सालों के ट्रक सफर में मैंने बहुत कुछ देखा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं जो किसी के साथ जुड़ जाए, उसका पीछा करे और बार बार लौट कर आए। हम दोनों ट्रक में बैठकर आगे बढ़ने लगे। रास्ता वही था, पर अब डर का साया हल्का हो चुका था। अचानक ट्रक के सामने एक बूढ़ा आदमी हाथ उठाकर खड़ा हो गया। सफेद कपड़े, लंबी दाढ़ी, माथे पर चंदन और हाथ में लकड़ी की लाठी। मैंने धीरे से ब्रेक लगाया। बूढ़े ने पास आकर दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने खिड़की नीचे की ओर पूछा, बाबा, इस वीराने में क्या कर रहे हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जो देख नहीं सकते वो दिखाने आया हूं। मैं चौंका। रमेश ने मेरी ओर देखा, मैंने उसकी ओर। बूढ़ा आदमी ट्रक की सीढ़ी चढ़कर अंदर आया। बैठते ही बोला, तुम दोनों सोच रहे हो ना कि आखिर ये सब क्यों हुआ? मैंने धीरे से पूछा, आप जानते हैं? वो बोला, हाँ,
और मैं बताऊंगा भी, पर ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक आत्मा का अधूरा सफर है। बूढ़ा आदमी बोलने लगा, बहुत साल पहले यही रास्ता था, यही जंगल, और यहीं पास के गांव में एक औरत रहती थी। नाम था धनेश्वरी। बहुत सीधी, शांत, पर उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। लोग कहते थे वो कुछ जानती थी, मंत्र, तंत्र और कुछ ऐसा जो आम नहीं था। एक दिन गांव में कुछ गुंडे आए, जमीन हड़पनी थी, लोगों को डराना था। उन्होंने उस औरत के घर को घेर लिया। धनेश्वरी ने लड़ने की कोशिश की, उसने अपने इष्ट देव से सहायता मांगी, कई दिनों तक पूजा की, विधान रचा, लेकिन अधूरा रह गया। और एक दिन वो मारी गई, न केवल शरीर से बल्कि आत्मा से भी। उसके मंत्र अधूरे थे, उसकी साधना टूट चुकी थी, पर वो अधूरी शक्ति अब खुद ही एक साया बन गई थी। जब किसी ने उस स्थान पर पैर रखा, उसने देखा, सहा, और जो अपमान हुआ उसे फिर से जिया। तुम दोनों ने उसके उस अधूरे घेरे को छेड़ दिया जिसे छूना नहीं चाहिए था। मैंने धीरे से पूछा, तो बाबा, उसने सिर्फ हमें क्यों चुना, क्यों पीछा करती रही? बूढ़ा बोला, क्योंकि तुम दोनों ने उसकी जगह को छेड़ा, राजेश ने अपमान किया और तुमने रोका नहीं। उसकी आत्मा को शांति चाहिए थी, सम्मान चाहिए था, और जब तुम लौटे और बिना डरे उसका सामना किया, तब जाकर उसे एहसास हुआ कि अब उसके जाने का वक्त आ गया है। रमेश फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, बाबा, क्या अब वो नहीं आएगी? बूढ़ा मुस्कुराया, अब नहीं बेटा, अब उसका मन शांत हो चुका है, वो जा चुकी है। बूढ़ा ट्रक से नीचे उतरा। हम दोनों हैरान थे। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो बूढ़ा कहीं नहीं था, ना कोई निशान, ना कोई आवाज, सिर्फ शांत सड़क और आती हुई सुबह की पहली किरण। मैंने ट्रक स्टार्ट किया। रमेश चुपचाप बैठा था, पर अब उसके चेहरे पर डर नहीं, सुकून था। मैंने आसमान की ओर देखा, शायद वहां कोई आत्मा अब चैन से सो रही थी। रात ढल चुकी थी, हमारे सामने अब सन्नाटा था, ना कोई आवाज, ना कोई छाया, और ना ही वो औरत। पर न जाने क्यों मेरा मन शांत नहीं हुआ। रमेश की सांसें अब धीरे धीरे सामान्य हो रही थीं, पर उसकी आंखों में एक सवाल अब भी था, यह सब क्यों हुआ साहब? और शायद यही सवाल मेरे मन में भी था। इतने सालों के ट्रक सफर में मैंने बहुत कुछ देखा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं जो किसी के साथ जुड़ जाए, उसका पीछा करे और बार बार लौट कर आए। हम दोनों ट्रक में बैठकर आगे बढ़ने लगे। रास्ता वही था, पर अब डर का साया हल्का हो चुका था। अचानक ट्रक के सामने एक बूढ़ा आदमी हाथ उठाकर खड़ा हो गया। सफेद कपड़े, लंबी दाढ़ी, माथे पर चंदन और हाथ में लकड़ी की लाठी। मैंने धीरे से ब्रेक लगाया। बूढ़े ने पास आकर दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने खिड़की नीचे की ओर पूछा, बाबा, इस वीराने में क्या कर रहे हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जो देख नहीं सकते वो दिखाने आया हूं। मैं चौंका। रमेश ने मेरी ओर देखा, मैंने उसकी ओर। बूढ़ा आदमी ट्रक की सीढ़ी चढ़कर अंदर आया। बैठते ही बोला, तुम दोनों सोच रहे हो ना कि आखिर ये सब क्यों हुआ? मैंने धीरे से पूछा, आप जानते हैं? वो बोला, हाँ, और मैं बताऊंगा भी, पर ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक आत्मा का अधूरा सफर है। बूढ़ा आदमी बोलने लगा, बहुत साल पहले यही रास्ता था, यही जंगल, और यहीं पास के गांव में एक औरत रहती थी। नाम था धनेश्वरी। बहुत सीधी, शांत, पर उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। लोग कहते थे वो कुछ जानती थी, मंत्र, तंत्र और कुछ ऐसा जो आम नहीं था। एक दिन गांव में कुछ गुंडे आए, जमीन हड़पनी थी, लोगों को डराना था। उन्होंने उस औरत के घर को घेर लिया। धनेश्वरी ने लड़ने की कोशिश की, उसने अपने इष्टदेव से सहायता मांगी, कई दिनों तक पूजा की, विधान रचा, लेकिन अधूरा रह गया। और एक दिन वो मारी गई, न केवल शरीर से बल्कि आत्मा से भी। उसके मंत्र अधूरे थे, उसकी साधना टूट चुकी थी, पर वो अधूरी शक्ति अब खुद ही एक साया बन गई थी। जब किसी ने उस स्थान पर पैर रखा, उसने देखा, सहा, और जो अपमान हुआ उसे फिर से जिया। तुम दोनों ने उसके उस अधूरे घेरे को छेड़ दिया जिसे छूना नहीं चाहिए था। मैंने धीरे से पूछा, तो बाबा, उसने सिर्फ हमें क्यों चुना, क्यों पीछा करती रही? बूढ़ा बोला, क्योंकि तुम दोनों ने उसकी जगह को छेड़ा, राजेश ने अपमान किया और तुमने रोका नहीं। उसकी आत्मा को शांति चाहिए थी, सम्मान चाहिए था, और जब तुम लौटे और बिना डरे उसका सामना किया, तब जाकर उसे एहसास हुआ कि अब उसके जाने का वक्त आ गया है।
रमेश फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, बाबा क्या अब वो नहीं आएगी? बूढ़ा मुस्कुराया, अब नहीं बेटा, अब उसका मन शांत हो चुका है, वो जा चुकी है। बूढ़ा ट्रक से नीचे उतरा। हम दोनों हैरान थे। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो बूढ़ा कहीं नहीं था। ना कोई निशान, ना कोई आवाज, सिर्फ शांत सड़क और आती हुई सुबह की पहली किरण। मैंने ट्रक स्टार्ट किया। रमेश चुपचाप बैठा था, पर अब उसके चेहरे पर डर नहीं, सुकून था। मैंने आसमान की ओर देखा, शायद वहां कोई आत्मा अब चैन से सो रही थी। तो दोस्तों, यह कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था, उनका नाम लेते हैं। अजहर भाई इंडिया से, रॉसमोनी असम गुवाहाटी से, शिव महाकाल भाई बुराधी जारोद्धा से, आतिया और नाजिया तेलंगाना से, गौतम रब्बीदास भाई असम करीमगंज से, जावेद खान भाई ओमान से, विनय यादव भाई राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से, राजा जावेद भाई टोक्यो से, टीकू पांडे भाई ओडिशा से, राजू असम से, निरुपमा नायक भाई भाद्रक ओडिशा से, बाप्पा सिंघा राय भाई सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से, नूरे अफसाना भाई गढ़वा झारखंड से, ऋतु परदेशी भाई इंदौर से, फिजूल खान भाई गुवाहाटी से, वंश भाई उत्तर प्रदेश से, सूरज किस्कू भाई किशनगंज बिहार से, चंदन भाई कटक से, लिट्टू महाराणा भाई ओडिशा से, किशन भाई मुजफ्फरपुर से, अवध बिहारी महतो ड्राइवर भाई सिवान बिहार से, अनुरोध श्रेष्ठा भाई दुबई से, राकेश भाई ओडिशा से, जुझार सिंह भाई पंजाब से, कस्ते छोड़ेंगे भाई असम से, अशोक कुमार तिवारी, स्वरूपमा तिवारी, दीपक भाई सहरसा से, शाश्वत तिवारी, पूरन चंद बल्होत्रा भाई राजस्थान से, इंदु तिवारी, आन्या तिवारी और आरना तिवारी लखनऊ से, शिवम राजा और ज्योति कश्यप गाजीपुर से, दिनेश चौहान भाई बुरहानपुर मध्य प्रदेश से, आर्यन और विशाल भाई बंगलौर से, अभी सिन्हा भाई त्रिपुरा धर्मनगर से, विक्की भाई दिल्ली से, अमित भाई दिल्ली से, गीता पटेल गुजरात से, सोनू कुमार भाई बक्सर से, अमन वर्मा भाई अयोध्या से, जयंत शर्मा भाई असम से, पंडित सुधीर शुक्ला भाई गुजरात से, फुरी शेरपा भाई नेपाल से, शाबान भाई गुरशाहायगंज से, चौमू भाई मंगल ग्रह से, करण भाई महाराष्ट्र से, विनरिक भाई मणिपुर से, गोपाल भाई बेरहमपुर ओडिशा से, सुखप्रीत सिंह भाई जालंधर पंजाब से, सेंगरे मारक भाई मेघालय से, प्रकाश वरकड़े भाई मंडला मध्य प्रदेश से, अंबुज मिश्रा भाई नोएडा उत्तर प्रदेश से, रिंकू कौर भाई रांची से, शौवोक घोष भाई डिब्रूगढ़ से, दीपा थापा देहरादून से, आनंद कुमार भाई हैदराबाद से, अजय भाई आजमगढ़ से, अभय सिंह भाई बांदा से, आकाश भाई बिक्रमगंज से, अभिलाष भाई ओडिशा से, ददुल भाई माजुली असम से, दादा सोरेन भाई ओडिशा से, ऋषु यादव भाई गोपालगंज से, रवि कुमार कोरबा भाई छत्तीसगढ़ से, दीपक भाई सहरसा से, धर्मेंद्र कुमार भाई महिद्या भोपाल मध्य प्रदेश से, ईश्वर जोगी भाई गुजरात से, अमित मिश्रा भाई सिवान बिहार से, अकेश बाबू रायपुर छत्तीसगढ़ से, जहारा सैयद हनीफ भाई बंगलौर से, जॉन भाई नागालैंड से, पंकज कुमार भाई जलगांव महाराष्ट्र से, सुनील यादव भाई आजमगढ़ से, खुर्शीद भाई सऊदी अरब से, सन्नी भाई कानपुर से, संतोष भाई मणिपुर से, शेखर प्रताप भाई नैनीताल से, अब्दुल नईम खान भाई रायपुर छत्तीसगढ़ से, सूरज भाई मधेपुरा बिहार से, मोहम्मद वसीम जावेद भाई उत्तर प्रदेश से, निम्मी राय भाई बंगाल से, बाबू मंडल भाई राउरकेला से, अजय भाई दुबई से, सरोज भाई नेपाल से, रुद्रा राय भाई यूएसए से, सूरज भाई किशनगंज बिहार से, राजीव कुमार नायक भाई राय रंगापुर से, कावेरी दीवान रायपुर छत्तीसगढ़ से, सृष्टि कुमारी दिल्ली से, किरण पांड्या भाई सूरत गुजरात से, शबाना भाई अंडोमान एंड निकोबार से, अवध बिहारी महतो भाई सिवान बिहार से, शिवा प्रजापति भाई आगरा से, रविंद्र भाई आगरा उत्तर प्रदेश से, राम सोलंकी भाई उत्तर प्रदेश से, नलता लामा भाई नेपाल से, साहिन किरी भाई छत्तीसगढ़ से, सुनीता मलिक लालबाग बुरहानपुर मध्य प्रदेश से, चांद अली खान भाई हरियाणा से, यूसुफ शाह भाई लाहौर पाकिस्तान से, डब्बू राज भर भाई बनारस से, शिव महाकाल भाई दिल्ली से, राहुल भाई बड्ढोदरा गुजरात से, कार्तिक भाई बलिया उत्तर प्रदेश से, मोहन मीना जखर ट्रेवल्स राजस्थान से, नौशीन आलम भाई पाकिस्तान से, मनीष बेन भाई राजस्थान से, अभिलाष भाई ओडिशा से, और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना ले, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।